नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे हिंदी में संधि, जिसका मैंने प्रथम भाग जो बनाया है उसमें मैंने आपको संधि के बारे में बताया है। संधि के स्वर जो होते हैं उसके भेदों के बारे में बताया है। संधि संधि किसे कहते हैं? जो वर्णों का पारस्परिक मेल होता है उससे जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इनके बारे में बच्चों हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ते हैं दूसरी वाली जो इसके बाद आती है व्यंजन संधि, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं आपका अगला पाठ इसी में। व्यंजन व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन तथा स्वर का स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। बच्चों, जब व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो भी व्यंजन संधि मतलब जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। चाहे स्वर से व्यंजन मिले या व्यंजन से व्यंजन मिले, चाहे कोई भी किसी से मिले, तो इसमें क्या होता है उसे क्या कहते हैं हम? व्यंजन संधि। जैसे प्रथम उदाहरण देखिए, जगत धन ईस बराबर जगदीश। त धन ई व्यंजन और स्वर मिल रहे हैं ना, त जगत, त है लास्ट में और शुरुआत में क्या है? ई, तो क्या हो गया? व्यंजन और स्वर मिल रहे हैं। आ धन छादन बराबर आच्छादन। आ और छा, छ क्या हो गया? स्वर और व्यंजन। सत धन जन बराबर क्या हो गया? सज्जन, तो क्या हो गया? त और ज क्या माने जाते हैं बच्चों? व्यंजन प्लस व्यंजन। तो दोनों क्या हैं? व्यंजन और व्यंजन। व्यंजन संधि के कुछ नियम तथा उदाहरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। सबसे पहले बच्चों, जब मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि वर्गों का ध्यान रखिएगा कि क वर्ग में कौन से आते हैं? क ख ग घ ङ। च वर्ग में च छ ज झ य। तो हमें ये क्रम अगर याद रहेगा तो हमें हमेशा अपने क ख याद रहेंगे और उसी के साथ हमें ये सारा व्याकरण समझने में सुविधा हो जाएगी। तो वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहला वर्ग का पहला क्या है? क है, च वर्ग का च है, ट वर्ग का त है, प वर्ग का प है। के बाद यदि कोई स्वर वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन ग घ घ ग जो भी दिए हैं के बाद यदि कोई स्वर वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए तो व्यंजन का क का ग, च का ज, ट का ड मतलब कहने का अर्थ है बच्चों, ये जो आपको व्यंजन दिए गए हैं अगर इनके बाद पहले वर्ग के बाद ये व्यंजन आते हैं तो उसका क का ग हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। दिक क है ना, क ख ग, क ख ग उसका जो तीसरा वर्ग है उसमें परिवर्तित हो गया तीसरे वर्ण में। क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग। तो दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। दिक धन अंत दिगंत। दिक धन गज दिग्गज। दिक धन दर्शन दिग्दर्शन। वाक धन दत्ता, वाक धन दत्ता क्या हो गया? वागदत्ता। और वाक धन ईस वागीस क्या हो गया बच्चों? वाक धन ईस वागीस। ये वाक धन ईस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं, ये जितने भी हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। च का ज ट या ड प का ब में देखो, अच धन अंत बराबर अजंत। च छ ज होता है ना, तो चौ का क्या हो गया? ज। सट धन आनंद सडानन। ट ठ ड होता है तो ये सडानन हो गया। अप धन ज अब्ज। अप धन धी अवधि। इसी प्रकार तौ का द हो जाएगा। त थ द होता है ना, तो तत् धन भव तद भव। तत् धन अनुसार तद अनुसार। अब हम समझते हैं कि संधि करने पर तत् धन अनुसार को तद अनुसार क्यों लिख देते हैं। अब हमें व्यंजन संधि का नियम पढ़कर ये समझ में आ गया है कि पहला वर्ग का तीसरे वर्ग में अगर परिवर्तन हो जाता है तो क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ग वर्ण आ जाता है। तत् धन अनुसार तद अनुसार। सत धन भावना सद्भावना। त थ द। अब दूसरा नियम देखिए, ख वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो वर्ग का पहला क्या हो गया? क वर्ग च ट त के बाद म या न हो तो क का अंग हो जाएगा, च का य हो जाएगा, ट का अण हो जाएगा। अगर अगर बच्चों जो वर्ग का पहला होता है क च ट त उसके बाद अगर म या न आ जाए तो उसका उसी का अंतिम हो जाएगा फिर, ठीक है। जैसे वाग धन मई, क का लास्ट क्या होता है? क ख ग घ अंग वांगमय। दिग धन नाग दिंगनाग। अप धन मल अम्मल, उसी का प फ ब भ म होता है ना, तो उसी का पंचम वर्ण में बदल जाता है। उत धन नति उन्नति। सट धन मुख षणमुख, क्योंकि ट ठ ड ढ अण होता है तो षणमुख हो गया। जैसे सट धन मास,
सट धन मास, क्षण मास। ठीक है बच्चों, जैसे सत धन मति, सत धन मति सन्मति, जो इसमें त थ द ध न, तो सन्मति हो गया ये। तो इस प्रकार बच्चों इसके व्यंजन संधि के 2 नियम हो गए। इसके बाद है बच्चों अगली संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के परिवर्तन रूप को विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग के बाद कुछ भी आए, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, तो उसे क्या कहते हैं, उस जो परिवर्तन जो भी होगा परिवर्तन, उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। पहला देखिए विसर्ग संधि का ओ। विसर्ग के पहले यदि अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य र ल व हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। जैसे मनः धन हर, मनोहर, रजः धन गुण, रजोगुण, वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध। बच्चों यदि पहले अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य र ल व हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में बदल जाएगा। ठीक है, विसर्ग का स विसर्ग के बाद स हो तो विसर्ग स हो जाता है। जैसे दूधन तर, दुस्तर, मनः धन ताप, मनस्ताप। इसमें क्या हो गया बच्चों, स विसर्ग के बाद ये बीच में आपका मिसप्रिंट हो रहा है, विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। दूधन तर, दुस्तर, मनः धन ताप, मनस्ताप। ठीक है, दुहधन साहस, दुहधन साहस, दुस्साहस, निधन तार, निस्तार। इसके बाद बच्चों विसर्ग संधि का अगला देखिए नमः धन ते। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, नमः धन ते, ये दिखाई दे रहा है ना, नमः धन ते बराबर नमस्ते। निधन संकोच, नि संकोच। विसर्ग का र, विसर्ग से पूर्व अ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निधन बल, निर्बल। विसर्ग में यदि अ आ से भिन्न कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाएगा, र हो जाता है। जैसे निधन बल, निर्बल, निधन उत्तर, निरुत्तर, निधन मल, निर्मल। इसी प्रकार दुहधन आशा, दुराशा। अगला है विसर्ग का श। श क्या होता है बच्चों, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निधन चल, निश्चल। च और छ होने पर क्या हो जाएगा, तालब्य श हो जाएगा। ठीक है, तालब्य श। निधन चय, निश्चय, निधन चिंत, निश्चिंत, दुधन चक्र, दुष्चक्र। ये आप लोग जब एक बार ध्यान से पढ़ोगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा। विसर्ग का स, विसर्ग का स। यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग से परे क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का षटकोण वाला स हो जाता है। ये आप लोगों को बच्चों अगर ये परिभाषा से समझ में नहीं भी आएगा तो उदाहरण देख के आप समझ जाएंगे। निकाम, निष्काम, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। निपाप, निष्पाप, निधन कलंक, निष्कलंक, कि कौन सा सौ किस में प्रयोग किया जाता है। दुधन कर्म, दुष्कर्म। विसर्ग का लोप और पहले आने वाले स्वर या दीर्घ हो जाना। विसर्ग का लोप, यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे मनः धन स्वी, मनस्वी, बस केवल विसर्ग लुप्त हो गया। अ आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है अ आ के बाद। जैसे अतः धन एव, अतएव, तपः धन सो, स्वी, तपस्वी, वक्षः धन स्थल, वक्ष स्थल। पूर्व स्वर दीर्घ या विसर्ग का लोप। यदि विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे तपः धन स्वी, तपस्वी, निधन रोग, निरोग, निधन रस, निरस, निधन रज, नीरज। बच्चों एक बार आप लोग अपनी बुक को रीड कर लेना, तब आपको ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सब समझ में आ जाएगी। मुख्य रूप से जो स्वर संधि है उसके भेदों की आप परिभाषा याद कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। और आने वाले समय में आप लोग 9th में 10th में कहीं भी आप हिंदी पढ़ते हैं तो संधि बहुत महत्वपूर्ण है, उस नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, एक बार और इसका रिवीजन अपनी बुक में कर लीजिएगा। फिर अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।